हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कि दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम देखे थे, ग्रह के पूरी श्रृंखला को हम खत्म कर दिए थे। जितने भी 8 ग्रह पाए जाते हैं उसको भी खत्म कर दिए थे, और प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला गया उसको भी हमने अध्ययन कर लिया। और धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारा को हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ाएंगे हम एस्टेरॉइड्स अर्थात क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इसका कैसे निर्माण होता है, और यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं, उन सभी बातों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्षुद्र ग्रह को देखते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं क्षुद्र ग्रह है क्या। दोस्तों, पहले हम मान लेते हैं यह एक क्या सन है, और सन के चारों ओर क्या ग्रह गति कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि मान लेते यह एक क्या है, यह क्या मार्स है, मंगल है, और यह क्या, और यह जो है यह क्या जुपिटर है। हमने मार्स और जुपिटर को ही क्यों लिए थे, क्योंकि क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉयड पाए जाते हैं वह मंगल और जुपिटर के बीच में ही पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉयड कैसे पाए जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक मोटी पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। एक मोटी पट्टी के रूप में एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एस्टेरॉयड कैसे पाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्या है, तो ये क्या क्षुद्र ग्रह, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एस्टेरॉयड्स कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। एक क्षुद्र ग्रह का क्या डिफिनीशन होना चाहिए उसको भी पहले हम देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पथरीले धातुओं के समान, पथरीले और धातुओं के समान क्या होता है, पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड्स क्या है। तो एस्टेरॉयड्स क्या है, एस्टेरॉयड्स जो है पथरीले धातुओं के समान कहता पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और सामान्यतः क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, सामान्यतः क्षुद्र ग्रह कैसे बनते हैं, तो सामान्यतः क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ग्रह का ही भाग होते हैं, ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है, जिससे क्या क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। और यह क्षुद्र ग्रह जो है, यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में एक मोटी पट्टी के रूप में पाई जाती है। जैसा कि हमने सिर्फ मंगल और बृहस्पति को ही लिया, यहाँ पर अन्य ग्रह भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बुध पाए जाते हैं, बुध के बगल में शुक्र पाए जाते हैं, उसके शुक्र के बगल में पृथ्वी पाए जाते हैं, उसके बाद मंगल पाए जाते हैं, फिर जुपिटर पाए जाते हैं, फिर जुपिटर के बगल में शनि, फिर उसके बगल में अरुण, और फिर उसके बगल में वरुण पाए जाते हैं। हमने सिर्फ मंगल और जुपिटर को ही लिया है, क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये पॉइंट में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह मंगल एंड बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी अर्थात एस्टेरॉयड्स की पेटी पाए जाते हैं। लेकिन ये एस्टेरॉयड इतने खतरनाक क्यों होते हैं और लोग इससे डरते हैं क्यों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये सब पॉइंट आप नोट करते हुए जाएगा, आपको एग्जाम के वक्त काफी हेल्प करेगी। तो दोस्तों,
कुछ एस्टेरॉयड जो होते हैं, अधिकांश एस्टेरॉयड जो कहते हैं काफी छोटे होते हैं, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड का जो व्यास होता है, वह 530, वह कितना होता है 530 किलोमीटर होता है। अब 530 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल अगर लीजिएगा, बिहार की लंबाई जो है 483 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई बिहार का देखा जाए तो 345 किलोमीटर है। एक एस्टेरॉयड जो है बिहार राज्य का जितना क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा हो सकते हैं, उससे बड़ा होते हैं। अगर यह एस्टेरॉयड जो है, अगर एस्टेरॉयड इस पृथ्वी को जब भी इसको क्या करेगी, जब भी अगर इधर आएगी, वायुमंडल में डूब जाएगी पृथ्वी में, तो इस पृथ्वी को छेदते हुए बाहर चल जाएगी। यह इतना खतरनाक होती है। लेकिन कुछ ही एस्टेरॉयड जो होते हैं क्या, तो बहुत बड़े होते हैं, जो एक एक राज्य के बराबर होते हैं। जब एक एक राज्य के बराबर होगा तो वह उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो एस्टेरॉयड होते हैं यह पृथ्वी की तरफ क्यों आते हैं, इसको पृथ्वी की तरफ आने में किसकी भूमिका होती है उसको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि यह एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी की तरफ क्यों आती है, पृथ्वी की तरफ क्यों आती है। मान लेते हैं यह एक क्या सन है, मान लेते हैं। क्योंकि सूर्य के दूरी के क्रम में कौन कौन सा ग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मरकरी पाई जाती है, यहाँ पर मरकरी के बाद कौन पाए जाते हैं, शुक्र अर्थात तो वीनस पाए जाते हैं। इसके बगल में क्या पाया, पृथ्वी अर्थ पाई जाती है। इसके बगल में क्या पाया जाता है, मंगल अर्थात तो मार्स पाई जाती है। और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। और इसके बगल में कौन है, इसके बगल में जो है वह जुपिटर पाई जाती है। और बगल में क्या, शनि अरुण वरुण पाई जाती है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर कौन पाया जाता है, जुपिटर पाई जाती है। और जुपिटर के बगल में शनि, फिर अरुण और वरुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह एस्टेरॉयड्स जो होते हैं, चूंकि एस्टेरॉयड मंगल और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, एक मोटी पट्टी के रूप में पाई जाती है। अब समझते हैं यह एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी की तरफ क्यों आती है, उसको हम समझ लेते हैं। कि दोस्तों, हम जानते हैं कि यह मंगल और जुपिटर जो है वह इस एस्टेरॉयड से द्रव्यमान काफी ज्यादा होते हैं। जो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वह क्या होगी, उस वस्तु यानी कि कम द्रव्यमान वाली वस्तु को खींच लेगी। तो यहाँ पर जुपिटर का द्रव्यमान एस्टेरॉयड की अपेक्षा बड़ा होता है, जिस कारण से इधर का जो एस्टेरॉयड्स होते हैं वह जुपिटर अपनी ओर खींचे हुए रखती है। और यह मंगल जो है यह अपने तरफ के एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचे हुए रखती है, जिसके कारण से यह एस्टेरॉयड बैलेंस बना रहता है। अगर बैलेंस नहीं बना रहेगा तो सब एस्टेरॉयड ब्रह्मांड में चल जाएगी और ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या वजह है कि वह पृथ्वी की तरफ आ जाती है। क्योंकि इधर का जो एस्टेरॉयड्स है वह मंगल अपनी तरफ खींचे हुए, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है जब ज्यादा इस एस्टेरॉयड को खींच लेती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है एस्टेरॉयड की अपेक्षा मंगल का। जब यह ज्यादा खींच लेती है ना, तो यह मंगल जो है जब ये मंगल एस्टेरॉयड को खींची तो यह मंगल उठकर क्या करे, और चूंकि यह सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो यह खींच ली, और यह मंगल जो है यहाँ से उठकर यहाँ चल गई। और यहाँ से एस्टेरॉयड जो होते हैं यहाँ से इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर एस्टेरॉयड आने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, किस ग्रह को होती है, तो वह मंगल को होती है। क्यों, क्योंकि मंगल का द्रव्यमान एस्टेरॉयड से ज्यादा होता है और यह खींच लेता है इसको। और जब तक ये एस्टेरॉयड यहाँ आते हैं तब तक मंगल परिक्रमा करते हुए आगे चले जाती है। और मंगल के बगल में क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आ जाती है एस्टेरॉयड्स। यहाँ तक कि यह पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर अगर पृथ्वी बगल में है तो पृथ्वी पर आ जाएगी। चूंकि यहाँ पर जो है चंद्रमा उपग्रह जो है वह पृथ्वी की है, यहाँ पर अगर चंद्रमा पाई जाती है। अगर संजोग बस अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा पर भी एस्टेरॉयड्स गिर जाती है। अगर चंद्रमा परिक्रमा करते यहाँ पर आ गए तो वह फिर पृथ्वी पर गिर जाएंगे एस्टेरॉयड्स। तो आप तो जानते होंगे जो चंद्रमा में काली काली जो छाया दिखाई पड़ती है, दाग जो दिखाई पड़ती है, वह किस कारण से दिखाई पड़ती है, एस्टेरॉयड्स।
एस्टेरॉयड के गिरने से चंद्रमा पर काफी दाग धब्बे हो गए। वह किसकी वजह से है? वह दाग धब्बा जो इसी एस्टेरॉयड्स के गिरने की वजह से है। यहाँ तक कि यह पृथ्वी पर ही नहीं गिरती है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, मंगल को यहाँ पर थी, मंगल जो यहाँ पर थी, यह एस्टेरॉयड को खींच ली, लेकिन जब तक एस्टेरॉयड आए यह मंगल यहाँ पर चल गए, तो जिससे क्या हुआ, यहाँ पर पृथ्वी पर गिर गए। मान लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी थी, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर चल गए, तो अब ये एस्टेरॉयड कहाँ पर आएगी? वीनस पर आएगी, तो वीनस पर भी हो सकता है गिर जाएगी। अगर वीनस यहाँ पर चल गई उठकर, तो वह मार्स पर गिर जाएगी, यानी बुध पर, मरकरी पर गिर जाएगी। तो जो भी मरकरी आप पर जो दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं वह किस वजह से? तो वह एस्टेरॉयड के गिरने से ही दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर एस्टेरॉयड किस कारण से गिरती है, और उस एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर गिराने में किस ग्रह का ज्यादा योगदान होता है? तो वह मंगल का ज्यादा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि मंगल का द्रव्यमान अधिक होता है, और जो किसी वस्तु का अधिक द्रव्यमान होगा तो वह कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण से एस्टेरॉयड क्या करते हैं, वह गिर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ पॉइंट को पहले हमने समझ लिया, अब बारी है लिखने की, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था वीनस, यहाँ पर अर्थ, और यहाँ पे क्या था, मार्स। हालांकि मार्स की जरूरत नहीं है, हम मार्स को मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों एक पॉइंट लिखते हैं, आप पॉइंट वो नोट करते हुए जाइएगा। क्या पॉइंट है? जब यह एस्टेरॉयड जो है, जब यह एस्टेरॉयड यहाँ से जब क्या था, अगर पृथ्वी की दिशा में रहती है, मान लेते हैं यह जो मंगल है, यह मंगल यहाँ पर आ गई है, मंगल वह एस्टेरॉयड को खींच लिया और मंगल परिक्रमा करते हुए यहाँ आ गए। अब एस्टेरॉयड क्या होगी, पृथ्वी पर गिरेगी। तो अगर एस्टेरॉयड जो है यह पृथ्वी की दिशा में गिरती है, अब यह पॉइंट लिखिएगा, अगर मंगल जो है एस्टेरॉयड को खींचकर आगे चल जाती है, अगर वह एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी के दिशा में, पृथ्वी के गति करते हुए दिशा में गिरती है, क्योंकि पृथ्वी किस प्रकार क्लॉकवाइज गति कर रही है ना। अगर एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी के दिशा में गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको उल्का कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उल्का कहते हैं। और इस उल्का की गति लगभग कितनी होती है, तो 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको क्या पॉइंट नोट करना, अगर क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड पृथ्वी के गति करते हुए दिशा में गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं, उल्का कहते हैं। और इसका वेग कितना होता है, चाल कितना होता है, 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन यह क्षुद्र ग्रह जो है, यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गति करते हुए विपरीत दिशा में गिरती है। अगर इधर भी तो गिर सकती है ना, तो अगर इधर गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलाइट कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बोलाइट। और इस बोलाइट की गति कितनी होती है, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 72, यहाँ पर 12, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जो है इस दिशा में घूम रही है। अब एस्टेरॉयड भी इसी दिशा में आती है तो उसके गति में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है और वह एंटी क्लॉकवाइज में अगर एस्टेरॉयड गिरते हैं तो पृथ्वी उसका विरोध करेगी, एस्टेरॉयड को गिरने का, और वो भी उसका विरोध करेगा, जिसका ज्यादा गति होगा वह गति, जैसे हम नदी में जाते हैं, अगर नदी में धारा इस ओर से है, ठीक, और नाव जो है इस ओर से आ रही है। अगर मान लेते धारा की दिशा जो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड है और यह नाव की चाल जो है 35 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक। और जब यह नाव नदी में आएगी, नदी इस ओर आएगी यहाँ पर, तो वह क्या करेगी, 30 किलोमीटर चाल, यहाँ पर 35 किलोमीटर चाल, दोनों क्या विरोध होगा। और यहाँ चूंकि नाव की चाल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका 35 से 30 किलोमीटर पर सेकेंड विरोध में खत्म हो गया। अब यह कितने चाल से आगे बढ़ेगी नाव, तो 5 किलोमीटर चाल से बढ़ेगी, ना कि 35 किलोमीटर चाल से। क्यों 5 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल यह जलधारा रोक ली है, अब वह नाव आगे चलेगी तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। एस्टेरॉयड जो उस दिशा से आ रहे हैं
और वह उसकी जो गति होगी उस गति को या पृथ्वी जो रोक लेती है और जो शेष चाल बचती है उसी चाल से वह पृथ्वी पर गिरती है। तो जब वह विपरीत दिशा में गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलाइट कहते हैं। जब पृथ्वी के दिशा में गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, उल्का कहते हैं। तो दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आप समझ लिए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चूंकि एस्टेरॉयड जो पृथ्वी पर गिरती है, एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी पर आती है, तो ऐसा नहीं है कि वह पृथ्वी पर तुरंत चली आएगी। तो पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं, तो उसको उस वायुमंडल की परत से तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो जब ये एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी पर आती है, ये आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, जब एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले परत उस एस्टेरॉयड के आने का विरोध करती है, जिस कारण से एस्टेरॉयड में घर्षण उत्पन्न होता है। वायुमंडल की परत और एस्टेरॉयड के बीच घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण के कारण उस एस्टेरॉयड में आग लग जाते हैं, और आग लग जाने के बाद जो कुछ अंश पृथ्वी पर गिरते हैं उसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन यह टूटता हुआ तारा वास्तव में क्या होता है, तो वह एस्टेरॉयड का ही कुछ भाग गिरते हैं जलकर, उसे क्या बोलते हैं, आम भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि टूटता हुआ तारा क्या है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, जब उल्का जो, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी की दिशा में गिरती है, पृथ्वी की दिशा में जब यह गिरती है तो इसको क्या बोलते हैं, उल्का कहते हैं। और जब यह विपरीत दिशा में गिरती है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलाइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा, जब उल्का पृथ्वी पर गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। क्या लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, जब उल्का पृथ्वी पर गिरती है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन जब बोलाइट पृथ्वी पर गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टाइट कहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आप नोट करते हुए जाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस प्रभाव को भी हम देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट क्या, उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को देख लेते हैं। ये नॉलेज होना चाहिए, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, नॉलेज होना चाहिए। क्या, तो उल्का पिंड के पृथ्वी पर गिरने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते जाएगी, धड़ाम गिरते जाएगी, तो वह पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और जो द्रव्यमान बढ़ेगा तो वह पृथ्वी क्या होगी, दिनों दिन झुकते जा रही है। दिनों दिन पृथ्वी जो है वह झुकती जा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगी, और पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ने से पृथ्वी दिनों दिन झुकते जा रही है। और एक पॉइंट और है कि उल्का पिंड जब गिरेगी, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, क्या पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, तो उल्का पिंड क्या होते हैं, गर्म होती है, और जब गर्म पिंड जब हमारे वायुमंडल में आकर पृथ्वी पर गिरेगी तो पूरे वायुमंडल को गर्म कर देगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा, उल्का पिंड के गिरने से कहता ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि उल्का पिंड क्या होता है, गर्म होते हैं, और जब वह गर्म गिरेगी पृथ्वी पर, उसके तापमान को बढ़ा देगी, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए हमें कि उल्का पिंड के गिरने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों आप कुछ क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं।
क्षुद्र ग्रह के कुछ नाम देख लेते हैं। पृथ्वी के निकट कौन कौन से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी के निकट उस क्षुद्र ग्रह का नाम कौन है? उस क्षुद्र ग्रह का नाम कौन है? अमोर है, अपोलो है, अपोलो एटन है। एक बृहस्पति के एक निकट क्षुद्र ग्रह कौन है? तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम कौन है? ट्रांजस है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम कौन है? ट्रांजस है। पृथ्वी के निकट के कुछ क्षुद्र ग्रह का नाम कौन है? अमोर, अपोलो, एटन है। और बृहस्पति के निकट क्षुद्र ग्रह कौन है? ट्रांजस है। और कई सारे पाए जाते हैं, फोकिया, फ्लोरा, ये सभी क्षुद्र ग्रह का ही नाम है। बस इतना आप याद रखिएगा, आपका बस इतना ही याद रखना, जितना पढ़ा है उतना ही याद रखना है। कि दोस्तों आज का क्लास खत्म करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा अपना रिस्पांस जरूर कमेंट करके दीजिएगा कि आपको एस्टेरॉयड और अन्य जो पिछले क्लास में पढ़ा है ये सारे वीडियो आपको कैसे लगे, अपना रिस्पांस जरूर कमेंट करके दीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।